आज हम फिर से दो दी गई आकृतियों के सेंटर ऑफ मास ज्ञात करेंगे। और दी गई दोनों जो आकृतियां हैं वो लगभग एक जैसी हैं, मात्र दोनों में अंतर ये है कि एक आकृति देखिए ऐसी है दोनों टी शेप की, ये देखिए टी शेप की है, ये भी टी शेप की है। अंतर ये है कि इसमें जो ये ऊर्ध्वाधर आयत दिया हुआ है, वर्टिकल ये इसमें सेक्शन दिया हुआ है, ये बीच में न हट होकर थोड़ा सा हटके है। और दूसरा जो सवाल है उसमें जो है ये जो वर्टिकल कॉलम दिया गया है ये बिल्कुल बीचों बीच में है। और विशेष बात ये भी है कि हम आज दोनों न्यूमेरिकल को कम से कम 2 प्रकार से हल करेंगे, और आप चाहें तो 2 प्रकार से ज़्यादा प्रकार से भी हल कर सकते हैं। मेथड हम बता रहे हैं, बाकी प्रकार से आप ट्राई कर सकते हैं घर में कि क्या करना है और क्या किया जा सकता है और किस प्रकार से हल किया जा सकता है। तो देखिए हम पहली आकृति से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए ये है समस्या आकृति, जो हम प्रश्न दिया हुआ है वो ये है कि आकृति ऐसी एक आकृति दी गई है जिसमें एक हाइडेंटल शेप है, 2D आकृति है, ध्यान रखिएगा 3D नहीं सोचना है कि टी शेप जो दिया हुआ है वो 2D है, मतलब लंबाई चौड़ाई है, इसमें ऊंचाई गहराई के बारे में हमको नहीं सोचना है। तो देखिए एक ये हॉरिजॉन्टल शेप दिया हुआ है जिसकी लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर है, और उसके साथ एक वर्टिकल कॉलम लगा हुआ है, ऊर्ध्वाधर कॉलम लगा हुआ है जिसकी लंबाई 6 मीटर है और चौड़ाई 2 मीटर है। इसका हमको सेंटर ऑफ मास ज्ञात करना है। अब देखिए ऐसे सवालों में जहाँ पे मास नहीं दिया गया होता है, देखिए इसमें कहीं पे भी जो है किसी भी हिस्से का द्रव्यमान नहीं दिया गया है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि मास या मास जैसी क्वांटिटी हमको कुछ ऐसी माननी पड़ती है। अच्छा, हमको मालूम है कि कोई भी वस्तु अगर एक ही चीज़ से, समान चीज़ से मिलकर बनी हुई है, समान पदार्थ से ही बनी हुई है कोई आकृति, तो जाहिर सी बात है उसका जो है जो घनत्व है, या घनत्व का मतलब हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम, और या मास पर यूनिट एरिया। अब क्योंकि यहाँ पे जो है 2D आकृति है, 3D नहीं है, मतलब तो यहाँ पे हम मास पर यूनिट वॉल्यूम नहीं लेंगे, मास पर यूनिट एरिया लेंगे, वो एक जैसा होगा। कहने का मतलब है कि पदार्थ पूरे, क्योंकि जिससे भी बना होगा, चाहे इसको आप टीन की प्लेट मान लें या और किसी चीज़ की एल्यूमिनियम फॉइल इससे चपटी चपटी मान लें, जिस भी चीज़ से बना होगा उसकी जो है जो मास का घनत्व है, जो घनत्व है उसका वो एक जैसा होगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मास पर यूनिट एरिया। मास प्रति जो है क्षेत्रफल का जो है इकाई क्षेत्रफल का जो द्रव्यमान होगा वो समान होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जब भी हमको जो है द्रव्यमान नहीं दिया गया है सेंटर ऑफ मास के सवाल में निकालने के लिए, तो हम इसी प्रकार से कोई सरफेस, पूरे सरफेस का जो है हम मास मान लेंगे और सरफेस एरिया पर यूनिट मास निकाल लेंगे। ठीक है, सॉरी, मास पर यूनिट सरफेस एरिया निकाल लेंगे, या जो है कंसीडर कर लेंगे उसको, जो है मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमको मास पता चल जाएगा। देखिए उसको कैसे करेंगे, इसको अच्छी प्रकार से समझ लीजिए। देखिए इसके लिए जो है जैसे कोई भी वस्तु दी हुई है, अब जैसे ये है, इस प्रकार की आकृति कोई वस्तु दी हुई है, ठीक है, 2D शेप है, हमको इसमें नहीं मालूम है कि कहाँ पे कितना मास होगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका मास पर यूनिट एरिया मान लेते हैं सिग्मा। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल के लिए द्रव्यमान ये मान लिया सिग्मा, और इसका मान लीजिए जो है टोटल जो सरफेस एरिया है, मान लिया वो दिया है, आ गया है x या y, जो भी मान लीजिए a आ गया, तो जो इसका मास होगा वो मास कितना निकलेगा, मास इस पूरे जो है, जैसे इसका जो है सरफेस एरिया, जो मास हमने पूरे सरफेस एरिया का माना है सिग्मा, और इसका जो एरिया है वो a है, तो जो मास होगा वो होगा सिग्मा इंटू a। ठीक है, यही हम यहाँ पे सेम इस आकृति के लिए भी करेंगे कि देखिए सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है उसके लिए ये जिसको हमने ABCD मान लिया है, ठीक, तो उसका जो ये जो पोर्शन दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल वाला, इसका जो है क्योंकि पूरी वस्तु एक ही जैसी चीज़ से बनी हुई है, तो इसका जो है मास लिख लेते हैं। चलिए मास पर यूनिट एरिया सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, माना दी गई आकृति या वस्तु जो भी है, जो भी मालूम है, वस्तु का इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान, इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान बराबर सिग्मा मान लिया गया। ठीक है, यानी इसका एकांक एरिया मतलब यूनिट एरिया, मतलब 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका जो है हमने यहाँ पे सिग्मा लिया, जो मीटर में लिया है, तो मान लीजिए वो 1 मीटर स्क्वायर का जो है द्रव्यमान है कितना है, सिग्मा है, तो पूरे का कितना हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसलिए जो मास द्रव्यमान जो है ये जो ABCD का द्रव्यमान कितना आ जाएगा, एरिया हो गया, देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 8 गुणे 2, और ये हो गया सिग्मा। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा, ये आ जाएगा 16 सिग्मा। ठीक है, अब किलोग्राम में है, ग्राम में है, उस हिसाब से ये हो जाएगा। वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आगे देखो एक कट जाएंगे दोनों, ये सिग्मा जितने भी हैं ये सब अपने आप एलिमिनेट भी हो जाएंगे। कैसे हैं देखिएगा। अच्छा, वर्टिकल कॉलम का ले लीजिए इस प्रकार से, एंड ये EFGH का द्रव्यमान ये कितना होगा, ये इसका एरिया 6 गुणे 2 और ये सिग्मा। ठीक है, मास ये एरिया गुणे मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, और ये आ गया आपका 12 सिग्मा। फिर से देखिए इसको समझ लीजिए, मास सिग्मा का मतलब क्या है, मास पर यूनिट एरिया, ठीक, किसी चीज़ का। तो ये फिर अगर आप मास यहाँ से निकालोगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया। ठीक, यही चीज़ हमने यहाँ पे किया है, सिग्मा इंटू एरिया।
सिग्मा इंटू एरिया। तो ये जो है हमारे पास ये जो है हमने कंसीडर किया है और ये हम सारे सवालों में लेंगे और देखते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं दोनों सवालों में आकृति की लंबाई चौड़ाई हमने वही ली है, दोनों जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आकृतियां हैं दोनों में हमने वही लिया है, बस केवल ये चेंज किया है, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिया है, इसको सेंटर कर लिया है। तो ये वाला अगर हिस्सा देखा जाए, ये वाला जो पोर्शन है ये दोनों सवालों में सेम रहेगा, ठीक है, यहाँ तक आप क्वेश्चन कर सकते हो तो सेम है। अब सवाल में जो है परिवर्तन होता है। पहला मेथड अगर हम जो है देखते हैं कि अगर हम सोचें कि अगर फर्स्ट मेथड अगर देखें तो कैसे इसको जो है सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट मेथड में हमने क्या किया है कि ये वाला जो हमने सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए जो कोऑर्डिनेट्स हमने है या कह सकते हैं ओरिजिन है वो इस प्रकार से लिया है कि इसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इन साइड से होते हुए जा रही है, एडी साइड से, और इधर एफजी साइड से होते हुए एक्स एक्सिस एफजी से और वाई एक्सिस जो है एडी से होती जा रही है। सेकंड में हमने देखिए क्या किया है, सेकंड वाले में हमने किया है जो सेकंड मेथड में अपनाएंगे उसमें हमने क्या किया है कि जो एक्सिस हैं बस एक्सिस बदल दिया, यानी ओरिजिन हमने चेंज कर दिया। पहले ओरिजिन थोड़ा सा इधर शिफ्ट था, उसके बाद ओरिजिन हमने एफ को ले लिया, यानी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है फिर से एफजी पे, लेकिन वर्टिकल एक्सिस अब की जो है एडी के बजाय कहाँ पे हो गई, ये एफजी पे हो गई। आप कुछ और भी चेंज करके कहीं पे भी ले सकते हैं, उस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, और हम यहाँ पे देखेंगे कि कोऑर्डिनेट्स जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स इस मेथड से आएंगे और इस मेथड से आएंगे, दोनों अलग अलग आएंगे, क्योंकि हमने ओरिजिन चेंज कर दिया। ओरिजिन चेंज कर दिया यानी मेजरमेंट की जो जगह है जहां से हम नाप रहे हैं वो चीज चेंज हो जाएगी। लेकिन जो अगर आप इससे जो शेप दिया हुआ है, शेप में वो जो पॉइंट है वो उसी जगह पे आएगा, चाहे दोनों सवालों में आप अभी मेथड में आप देखिएगा। कैसे देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट इस वाले को देखिए कि यहाँ पे हम देख रहे हैं क्योंकि ये जो वाला शेप है जो दिया हुआ है ए बी सी डी, ये सिमेट्रिक शेप है। सिमेट्रिक शेप में क्या होता है, अगर सिमेट्रिक शेप है तो उसमें सेंटर ऑफ मास हमेशा बीचों बीच में आएगा। सिमेट्रिक शेप का मतलब क्या है कि जिसको आप ऐसी जगह एक ऐसी लाइन या ऐसा बिंदु कंसीडर कर सकते हैं जिसके दोनों तरफ एक जैसा होगा। तो यहाँ पे आप अगर बीच में ऐसी लाइन कंसीडर कर लीजिए, ठीक है, तो ये भी ये आधा आधा पोर्शन एक जैसा बढ़ जाएगा, और आप ऐसी एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो भी आधा आधा पोर्शन बढ़ जाएगा। और जहाँ पे वो दोनों सेक्शन एक दूसरे को काटेंगे वहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा। कहने का मतलब ये है कि जो ये जो हॉरिजॉन्टल शेप दिया हुआ है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, सममित शेप है, इसलिए जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो बीचों बीच होगा। बीचों बीच का मतलब क्या हो गया कि ये पूरी लंबाई 8 मीटर है तो 4 मीटर पे होगा, और क्योंकि चौड़ाई 2 मीटर है तो 1 मीटर पे होगा, यानी 4 मीटर मतलब क्या हो गया, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया 4, और 1 मीटर मतलब यहाँ पे ये जो सेंटर ऑफ मास है इस वाले शेप का जो ए बी सी डी शेप दिया हुआ है इसका एक सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे होगा। और इसको मान लीजिए, हमने मान लिया, कुछ मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं पी, ठीक, इसको मान लेते हैं पी, ये पी हमारा है। और इसके कोऑर्डिनेट से देखिए क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट देखिए एक्स, यहाँ पे ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन हो गया, यानी 0 यहाँ से इस बिंदु पे है, यानी इस बिंदु से इसका एक्स एक्सिस कितना हो गया, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, ठीक है ना, यानी 4, वही हमने बताया था 4, तो एक्स एक्सिस पे इसकी डिस्टेंस हो गई 4, यानी एक्स कोऑर्डिनेट इसका हो गया 4, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट देखिए 6 यहाँ से है और 1 ये है, 2 का आधा किया करना था, है ना, तो ये हो गया 7, तो ये हो गया 7 7। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, यानी ये जो एक सेंटर ऑफ मास ये किसका है, ये ए बी सी डी वाला जो शेप है इसका सेंटर ऑफ मास होगा पी पे, और उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 4 और 7। हमेशा ध्यान रखिएगा सिमेट्रिक शेप है तो उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा बीचों बीच होगा, अगर जो है मास इवनली यानी पूरा जो है आकृति में समान रूप से वितरित है। यही काम हम इस शेप के लिए भी कर लेंगे। जो ई एफ जी एच है, ई एफ जी एच में भी जो हमारा सेंटर ऑफ मास होगा वो बीचों बीच आएगा। बीचों बीच का मतलब क्या है, ये जो डिस्टेंस है इसकी चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर, यानी 1 मीटर पे होगा, यानी कहीं इस बीचों बीच लाइन पे होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ये चूंकि ये लंबाई 6 मीटर दी है तो इसका आधा कितना होगा, 3 मीटर, यानी ऐसी जगह पे होगा जो यहाँ से तो 3 मीटर पे होगा और इधर से 1 मीटर पे होगा, ऐसी जगह पे कंसीडर कहीं पे ये चीज जो है शेप हमारा आएगा। मान लिया बिंदु है और ये हो जा रहा है, इसको मान लिया हमने क्यू, क्या मान लेते हैं, क्यू मान लिया। और इसके जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे क्यू के, वो हो जाएंगे, फिर से देखिए एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया, ये 2 ये हो गया, यहाँ से नाप रहे हैं ना, तो देखिए 2 डिस्टेंस है, ये देख रहे हैं 2 ये हो गई और 1 ये हो गया, यहाँ तक 1 है ना, 1 माना था तो 1 इसका हो गया कोऑर्डिनेट। और फिर वाई कोऑर्डिनेट मतलब हो गया, ऊंचाई कितनी है यहाँ से, ऊंचाई देखिए आधी थी, 6 की आधी थी, यानी 3 हो गई, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 1 और 3। बस हमको मेनली कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, अब हम सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। सेंटर ऑफ मास के हम कोऑर्डिनेट यहाँ पे जो है फाइंड करेंगे, तो देखिए बहुत सिंपल है। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट यानी एक्स सी एम माने ले रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया अब कैसे होता है, m1 x1 प्लस m2 x2, ये आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास निकालते हैं तो सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का निकालते हैं m1 x1 प्लस m2 x2, ऐसे करके जितने भी मासेस दिए हुए हैं और उनकी जो क्या कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट है वो सबको लिखते जाते हैं अपॉन जो जितने भी पॉइंट मासेस दिए हुए हैं या मासेस दिए हुए हैं सबको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये तरीका है, ऐसे वाई सी एम जब निकालते हैं, ये फार्मूला मालूम तो उसको देखिए, रिवाइज कर लीजिए, बुक में आप अपने देख सकते हैं, m2 y2 जितने भी हैं पोर्शंस उन सबको सबके लिए लिख देंगे, और आगे नीचे भी वही नीचे दोनों सेम है, ठीक है। ये आप कह सकते हैं एवरेज पॉइंट है। एवरेज पॉइंट निकालने का तरीका जो है हम फिर कभी किसी वीडियो में आपको बताएंगे, बाहर अभी नंबर करके ध्यान देते हैं। चलिए अब देखते हैं, तो हमारा सेंटर ऑफ मास का फार्मूला हो गया। देखिए इस फार्मूले में रखना m1 x1 m2 x2, हमारे पास चूंकि 2 ही पार्ट हैं, एक ये है एक ये है, तो हमको बस समझ लीजिए बस यहीं का लिखना है m1 x1 प्लस m2 x2 और m1 प्लस m2। मास डेंसिटी पर यूनिट एरिया को फिर से एक बार मैं क्लियर कर दूं कि एक्चुअली इसका मीनिंग है क्या। इस प्रकार के सवालों में जहाँ पे भी मास नहीं दिया गया होता है वहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि मास निकालने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि हम मास पर यूनिट एरिया मान लेते हैं। मास पर यूनिट एरिया का मतलब क्या है, द्रव्यमान बटे क्षेत्रफल,
ये मान लेते हैं और क्या मानते हैं, अधिकतर उस बुक में दिया जाता है सिग्मा। ठीक है, तो सिग्मा अगर हमको यानी हम और ऐसा मानते हैं, और चूंकि जो है ऐसा कुछ खास दिया नहीं कि मास इक्विवेलेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है कि नहीं है, तो हम यही मान के चलते हैं कि पूरे सरफेस पे जो द्रव्यमान है समान रूप से वितरित है। ठीक है ना, तो इसलिए एक तरीके से कह सकते हैं मास सरफेस डेंसिटी जो है हम इसको जो है हम इसकी निकालते हैं। तो इसको निकालते क्या, कंसीडर कर लेते हैं, उसी से हम द्रव्यमान निकालते हैं। तो द्रव्यमान यहाँ से अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा, द्रव्यमान बराबर आ जाएगा सिग्मा गुणे क्षेत्रफल, है ना। क्षेत्रफल हमको मालूम है, सिग्मा इसके लिए भी हो जाएगा और सिग्मा इसके लिए भी हो जाएगा। तो दोनों हिस्सों का जो है हम मास लिख सकते हैं इस प्रकार के फार्मूले का यूज करके। ठीक है, अच्छा अब देखिए आकृति ये है, सवाल की जो आकृति है, प्रश्न की जो आकृति दी गई है वो ये है। ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे एक जो है हॉरिजॉन्टल पोर्शन दिया गया है और एक वर्टिकल पोर्शन दिया गया है। दोनों आयताकार हैं, इसकी लंबाई है 8 मीटर, इसकी चौड़ाई है 2 मीटर, इसकी लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई इसकी 2 मीटर है। और चूंकि ये 2D सरफेस है, 2D जो डिजाइन है 3D नहीं है, इसलिए हमने द्रव्यमान बटे क्षेत्रफल माना है। यही अगर 3D शेप होगा तो और मास अगर नहीं दिया गया है तो हम द्रव्यमान बटे आयतन मानेंगे, यानी फिर हम घनत्व निकालेंगे, कौन सा वॉल्यूम वाला आयतन वाला घनत्व यहाँ पे कंसीडर करेंगे, जिसको आप डी या रो पढ़ते आए हैं अभी तक। चूंकि ये 2D शेप है इसलिए द्रव्यमान बटे क्षेत्रफल कंसीडर किया है और ये मान के चल रहे हैं कि पूरा द्रव्यमान समान रूप से वितरित है। ठीक है, अच्छा दूसरी खास बात क्या है कि इस प्रकार की जो आकृतियां दी गई होती हैं, जिनमें जो है जो आकृति कुछ सममित आकृतियों से यानी सिमेट्रिक आकृतियों से मिलकर बनी हुई होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि अलग अलग सिमेट्रिक आकृतियों का हम सेंटर ऑफ मास अलग अलग ज्ञात कर लेते हैं या निकाल लेते हैं। वैसे पता हो जाना चाहिए कि सममित आकृतियां जो भी होती हैं उनका सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होता है। जैसे कोई भी आप आकृति ले लीजिए, कोई भी अगर आकृति है और वो सममित है तो उसका सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होगा। जैसे यहीं पे आप इसी को कंसीडर कर लीजिए, अगर ये सममित है यानी इसको अगर हम ऐसी लाइन खींचे, इधर है जैसी इधर है वैसा ही इधर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे लाई करेगा, इस लाइन का मतलब लाई करेगा कहीं पे। ठीक है, और दोनों तरफ से सममित है, हॉरिजॉन्टली भी सममित है और वर्टिकल भी सममित है। तो जहाँ पे हॉरिजॉन्टल की जो क्रॉस सेक्शन मतलब सममित वाली जो लाइन करने वाली लाइन है और जो वर्टिकल को सममित करने वाली लाइन है, वो जहाँ पे मिल रही होगी वहीं पे सेंटर ऑफ मास उसका लाई करेगा। ऐसे ही जो अब हमारा जो रेक्टेंगल है, जो आयत होता है, वो ऐसा ही एक शेप है जिसमें आप देखोगे ये जो आकृति ये पूरी लंबाई जो दी है 8 मीटर है। तो जाहिर सी बात है पूरा जो है एक समान दिया है, तो इसमें आप एक ऐसी रेखा जो है बीचों बीच में 4 मीटर पे आप ऐसे खींच सकते हो, 4 मीटर पे, जो इसको दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। तो यानी कि इधर और इधर से अगर देखा जाए तो सेंटर ऑफ मास कहीं पे 4 मीटर पर लाई करेगा। ठीक, दूसरा जब देखेंगे अगर हम इसको आप ऐसे फोल्ड करें, ऐसे करके इसको फोल्ड करें, तो आप देखोगे चूंकि 2 मीटर है तो आप 1-1 मीटर बढ़ जाएगा, यानी 1 मीटर पे कहीं पे जो है इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा कोई बिंदु हमको यहाँ पर प्राप्त होगा, जैसे मैं यहाँ लिखा है जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं P, जिसपे इस सरफेस का ये जो सरफेस आपका दिया हुआ है ABCD जो दिया हुआ है, इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा रहेगा। ठीक है, समझ में आई बात। अभी कोऑर्डिनेट्स की बात बाद में करेंगे। अच्छा, दूसरा इसी प्रकार से जो वर्टिकल पोर्शन है इसको हम देखते हैं, ये जो दिया हुआ है ये भी देखिए एक आयत दिया गया है, तो आयत में फिर से वही कि जो है इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल एकदम इस बीचों बीच में आएगा। तो आप कुछ सोचिए, देखो बीचों बीच कहाँ पे होगा, ये चौड़ाई 2 मीटर है तो इसकी कहीं 1 मीटर पे होगा कहीं पे, और ये पूरा 6 मीटर दिया है तो 3 मीटर पे दिया होगा। तो यानी ये जो है आपका 1 मीटर और 3 मीटर पे दिया गया होगा। ठीक है, अब हम आते हैं कोऑर्डिनेट्स की बात अगर करते हैं। कोऑर्डिनेट्स देखिए यहाँ पे जो है 3 होगा, एक चीज ध्यान रखिएगा, तो एक नहीं होगा। कोऑर्डिनेट्स देखिए कैसे होंगे। अच्छा हाँ, अब आते हैं कि हल करने के लिए भी हमने देखिए दोनों सवालों में 2-2 विधियां अपनाई हैं। आप चाहें तो 2 अलग तीसरी विधि भी अपना सकते हो। विधि के लिए क्या है कि हमको जो है कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या हमको जरूरत पड़ती है, हमको क्वाड्राइल की जरूरत पड़ती है। जो हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं कि एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, उसका कोई ओरिजिन है, तो ओरिजिन बस हमारा जो है अपने हिसाब से हमको सेट करना है, उस हिसाब से वैल्यू निकल के आएगी, कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। और दोनों आप जो है मेथड में आप देखोगे कि कोऑर्डिनेट्स जो है जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे वो अलग अलग निकल के आएंगे, लेकिन वो पॉइंट लाई वहीं पर करेगा। अभी हम आपको दिखाएंगे कि वो आएगा उसी जहाँ पे सेंटर ऑफ मास आएगा। कैसे आएगा उसको देखिएगा जरा, कि अब देखिए यहाँ पे पहला हम मेथड अब देख लीजिए। पहला मेथड में क्या है कि ये हमने इसको जो है जो क्या कहते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ऐसे लिया कि एक्स एक्सिस जो है एफजी से पास हो रही है, एफजी से होते हुए जा रही है, वाई एक्सिस एडी से होती जा रही है। सेकंड मेथड में हमने क्या किया है, एक्स एक्सिस को तो वहीं पे लिया है, वाई एक्सिस की जगह हमने जो है बदल दी है, उसको क्या कर दिया है, उसको जो है हमने यहाँ पे ये एफ ई वाली जो लाइन है इस पे कंसीडर कर लिया है, यानी ओरिजिन हमारे चेंज हो गए। यहाँ पे ओरिजिन अलग है, यहाँ पे ओरिजिन अलग है। तो इस वजह से ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनके सेंटर ऑफ मास हैं, इनके जो कोऑर्डिनेट्स है इस शेप में और इस शेप में बदल जाएंगे। इस शेप में क्या रहेंगे, इस शेप में देखिए आप एक्स एक्सिस पे इसकी डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे आप 2 ये हो गए, एक ये हो गया तो 3 हो गया। ठीक है, एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस कितना हो गया, यहाँ से दूरी तो कितना हो गया 3, हमने कहा ना 6 का आधा है तो 3। ऐसे ही जब आप इस पॉइंट पे आएंगे, ये जो सेंटर ऑफ मास इसका निकल के आया है ये कितना रहेगा, देखिए एक्स एक्सिस पे कितने कहाँ पे हैं, चूंकि 4 मीटर, यहाँ से कितना होगा आधे आधे पे होगा तो 4 मीटर हो गया यानी 4 हो गया, और यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6, तो यही हो गया, और एक इसका जो है आधे आधे पे कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, तो 6 1 7, इसलिए 4 और 7 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब जब हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट अगर हम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास का, तो वो क्या हो जाएगा, हमको मालूम
है कि जो हम फार्मूला पढ़े हैं, हमने फार्मूला जो है सेंटर ऑफ मास का जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट बराबर होता है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस एंड सो ऑन, जितने भी पॉइंट्स या पार्टिकल्स दिए गए हैं उन सबके मासेज और उनका एक्स कोऑर्डिनेट का गुणा और अपॉन में सारे मास पॉइंट मास का सम। ठीक, वाई कोऑर्डिनेट से ऐसे निकालते हैं सेंटर ऑफ मास का, तो उसका फार्मूला क्या रहता है m1 y1 प्लस m2 y2। इसी प्रकार से इसका भी निकालते हैं और लिखते हैं m1 अपॉन में मासेस का सम। एक तरीके से कह सकते हैं कि एवरेज पॉइंट है, ये एवरेज पॉइंट है मासेस का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए इसको हमने जो है एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकाला हुआ है कि एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा मास इंटू एक्स कोऑर्डिनेट का। तो पहले हम किस मास की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। तो मास, इसका मास कितना है देखिए मैं लिखा हुआ है यहाँ पे 12 सिग्मा। ये बताया था मास का मतलब क्या हो गया एरिया इंटू मास पर यूनिट एरिया सिग्मा। ये चीज मास का मतलब क्या हो गया एरिया इंटू मास पर यूनिट एरिया। तो एरिया कितना हो गया ये वाले सरफेस का देख लीजिए ABCD का, ABCD जो दिया हुआ है इसका एरिया कितना है 8 × 2 लंबाई × चौड़ाई इंटू मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो द्रव्यमान हो जाएगा ना, द्रव्यमान का मतलब क्या है क्षेत्रफल गुणे मास पर यूनिट एरिया। तो देखिए आपका निकला है, ठीक, द्रव्यमान निकल आएगा। ऐसे ही इसको देखिए EFGH में देखिए इसका जो है एरिया इंटू मास पर यूनिट एरिया के 12 हो गया। अब जो है FCM देखिए मास, इस वाले पोर्शन का मास हमें चूंकि पूरा मास सेंटर ऑफ मास पे कंफाइंड माना जा सकता है कि पूरा मास जो यहाँ पे आके आ गया है कंसीडर कर सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे इसका मास हो गया कितना हो गया 12 सिग्मा, उसकी पोजीशन क्या हो गई एक्स कोऑर्डिनेट का क्या हो गया 3। ठीक है, प्लस इस वाले का मास कितना है 16 सिग्मा 16 सिग्मा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 4। अच्छा, और अपॉन ये हमने लिख दिया 4 अपॉन दोनों का मासेस का सम m1 प्लस m2 इनको आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये आपका आ गया 100 सिग्मा बटे 28 सिग्मा। सिग्मा की जहाँ पे आप खुद भी कंसीडर करेंगे चलेगा क्योंकि लास्ट में वो जो है वो कट ही जाना है, कैंसिल हो जाना, जैसे यहाँ पे कैंसिल हो गया वो आपका कैलकुलेट होकर वो इतना ही आ जाएगा। उसके बाद जो है आप 28 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये लगभग आएगा 28 3 84 और उसके बाद 28 5 140 और फिर ये 20 बचेगा और 28 सत्ते 196, लगभग 3.57 की जो है डिस्टेंस पे ये आएगा मीटर। आप इसको ये जो इसका पर यूनिट हो गया इतना मीटर ये आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम YCM कैलकुलेट कर सकते हैं। YCM हमारा कितना आ जाएगा वो भी वही, अब इसमें Y कोऑर्डिनेट लेंगे 12 सिग्मा फिर से, ठीक है, इंटू इसका Y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 3 ही है, ठीक, और प्लस 16 सिग्मा इंटू इसका Y कोऑर्डिनेट 7 है, ध्यान रखिएगा, ठीक, और ये बटे में वही फिर से वही 12 सिग्मा प्लस 16 सिग्मा आप रखोगे तो ये 28 सिग्मा आ जाएगा। और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे सिग्मा सिग्मा फिर से इसी प्रकार से कैंसिल हो जाएंगे, जैसे यहाँ कैंसिल हो गए तो ये 12 3 36 और 16 सत्ते आप 112 36 आपका हो जाएगा 148 बटे 28। और जब आप इसको और आगे कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा 28 पंजे 140 80 और 28 दूनी 56 और फिर ये जो है फिर से 28 सत्ते के आसपास 8 के आसपास ये चला जाएगा। तो 5.8 मीटर जो है लगभग ये यहाँ पे आएगा। तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा XCM और YCM के जो कोऑर्डिनेट यानी जो सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 3.57 और 5.28 यानी 3 से थोड़ा सा ज़्यादा और 5 से थोड़ा सा ज़्यादा एक्स एक्सिस पे आ रहा है। देखिए एक्स एक्सिस हमारी कहाँ पे है, एक्स एक्सिस है, इसका 3 कहाँ पे है, 3 जो है यहाँ पे है और 3.57 है। तो यानी यहाँ कहीं पे जो है 3.57 यानी थोड़ा सा ये जो लाइन है ये लाइन आप कंसीडर कर सकते हो, ये लाइन मान सकते हो, इस लाइन से थोड़ा सा उधर कहीं पे है। ठीक है, दूसरा जो है Y 5.28 है। 5.28 का मतलब क्या हुआ कि 6 से ये थोड़ा सा जो है लगभग जो है कितना कम हो गया 0.72 कम है। तो 6 यहाँ पे है, देखिए Y 6 कितना है 6 यहाँ पे हो रहा है, उससे थोड़ा सा नीचे यानी यहाँ कहीं पे जो है सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। आप कह सकते हो जो दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है, इन को मिलाने वाली जो रेखा सीधी रेखा है उसके यहाँ पे कहीं पे ये लाई करेगा, या कह सकते हैं कि यहाँ पे दोनों का जो पॉइंट है 3, इधर से आप 3.57 ले लीजिए और इधर से ये 5 नीचे से 5.28 ले लीजिए, जहाँ पे पॉइंट आएगा आप कह सकते हो वहाँ कहीं पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। ठीक, ऐसी कहीं जगह पे होगा। अब देखिए इसी प्रकार से हम, ये तो हो गया एक पहला मेथड। ठीक, अब इसको सवाल को देखिए दूसरा, अगर जो है दूसरा मेथड को अगर हम अडॉप्ट करते हैं कि दूसरे मेथड से अगर हम इसको लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये हमारा सेकंड मेथड है। फिर से हम देखते हैं क्या पोजीशन वही आती है कि नहीं है। देखिए कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे, कोऑर्डिनेट इसलिए बदल जाएंगे क्योंकि हमने ओरिजिन ही बदल दिया है, नापने की जहाँ से हम मेजरमेंट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो जगह ही हमने बदल दी है बस। लेकिन ये जो बिंदु है जहाँ पे है यहाँ पे आना चाहिए, मतलब आंसर हमारा यहाँ यही आना चाहिए, यहाँ पे जो बिंदु हमारा है वो यहाँ पे लोकेट होना चाहिए। देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं हम, कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर से वही तरीका हमारे पास है कि सबसे बाकी सारी चीज़ें देखिए कॉमन है, ये सारी ये मेथड ये चीज़ वही रहेगी, ये नहीं बदलेगी, बस ये बदल जाएंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स। कैसे बदल जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स को देख लीजिए कि यहाँ पे फिर से वही है कि सेंटर ऑफ मास रहेगा यहीं पे, कि मतलब यहाँ से क्योंकि 2 दिया है तो 2 का आधा कितना हो गया 1 और इसका 6 है तो 3, यानी यहाँ कहीं पे जो है रहेगा। लेकिन अब ओरिजिन ये हो गया तो हम ये ओरिजिन से अगर इसको नापेंगे तो कोऑर्डिनेट्स हमारे जो है जिसको हम Q माने थे उसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 और ये डिस्टेंस 3 ही है तो ये 3 रहेगी। ठीक है, इसको फिर से समझिए कि ओरिजिन ये हो गया, पहले ओरिजिन था यहाँ पे, ओरिजिन यहाँ पे था, इसका मतलब क्या हो गया तो 2 + 1 एक्स एक्सिस पे हमकी डिस्टेंस कितनी हो गई 3, इसलिए 3 लिया था। अब ओरिजिन यहाँ पे हो गया तो एक्स एक्सिस पे इसकी जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस वो केवल 1 बची है। ठीक, ऐसे यहाँ पे हमको मालूम था सेंटर ऑफ मास कहाँ था 4 पे यानी और 4 1 पे था, तो 4 यहाँ से हो गया, ये आपका 2 2 4 है और 1 यानी कहीं अभी यहाँ पे है।
ठीक है, इसको हमने P कंसीडर किया था। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखिए इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे देखिए क्या कितना हो जाए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यही तो है, ये कितनी है 2, तो एक्स एक्सिस की डिस्टेंस हो गई इसकी 2, यानी कोऑर्डिनेट्स उसका हो गया 2, और वाई एक्सिस पे कितना हो गया, वाई एक्सिस पे वही रहेगा 7, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस की जगह नहीं बदली है, इसलिए वाई की पोजीशन वही रहेगी दोनों केसेस में। वाई बदलते, चूंकि सॉरी एक्स अगर बदलते तो वाई की वैल्यू बदलती है, और अगर वाई बदलते हैं तो एक्स के कोऑर्डिनेट बदल जाते हैं। अब इनके जो है सोल्यूशन देखिए कैसे हम करेंगे कि फिर से वही देखिए एक्ससीएम निकालेंगे, एक्ससीएम का मतलब वही m1 x1, तो पहले इस वाले पॉइंट के लिए ले लेते हैं जिसकी इच्छा हो, पहले हमने क्योंकि यहाँ पे क्यू को ले लिया था पहले, तो यहाँ पे भी क्यू को ले लेते हैं, तो 12 वाला सिग्मा, अब इसका देखिए मास वही कितना है 12 सिग्मा, ठीक है ना, तो 12 सिग्मा इंटू ये हमारे पास इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 1 प्लस दूसरा जो हमारे पास हो गया वो कितना आ जाएगा, ये वाला 16 है, 16 सिग्मा इंटू इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास 2, ठीक है, सॉरी 2 नहीं होगा, हाँ 2 होगा, ठीक है, 2 की डिस्टेंस है, और अपॉन में वही है आपका 12 सिग्मा प्लस 16 सिग्मा, फिर से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अपॉन में वही 28 आ जाएगा, 12 एकम 12 ये हो गया, 16 दूनी 32 ये हो गया, तो 32 12 हो गया 44 सिग्मा सिग्मा है, और सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, 44 बटे ये आपका 28 आ गया। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना जाएगा, ये आपका 28 एकम 28, और फिर से वही 28 5 140, ठीक है 4, तो ये आपका यहाँ पे हो गया 28 एकड़ 28, और ये बच्चा 16 5 140, और फिर वही 1.57 मीटर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। वाई आपका आ जाएगा, फिर से आप इसको भी आप उसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, 12 सिग्मा इंटू आपकी कोऑर्डिनेट T3 हो गया प्लस 16 सिग्मा, ये वही आपका रहेगा क्योंकि हमने बताया ना उसके कोऑर्डिनेट वही है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वही रहेंगी, और ये अपॉन में आ गया 12 सिग्मा प्लस 16 सिग्मा यानी 28, तो ये फिर से आपका जो है 148 जैसे यहाँ पे आया था सेम वही आएगा क्योंकि कैलकुलेशन सेम है, तो 28 आएगा। तो हम देखेंगे इसका आंसर कितना है 5.8 मीटर। तो आप देख रहे हो क्योंकि हमने जो है वाई कोऑर्डिनेट की पोजीशन बदली है तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज होगी। चेंज कितनी हुई देखिए, 2 मीटर हमने जो है इसको इधर शिफ्ट किया है, तो ये जो है जो हमारा एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो 2 मीटर ही इधर शिफ्ट हो गया। तो आप देखो कुल मिला के जो हमारा आंसर आएगा वो कितना, जो पोजीशन आएगी सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट की, वो सेंटर ऑफ मास एक्स कोऑर्डिनेट की पोजीशन कहाँ पे आएगी 1.57, यानी वही बात की 1 ये हो गया, 1 से थोड़ा सा आगे यानी यहाँ कहीं पे इस लाइन पे थोड़ा सा कहीं पे यहाँ पे लाई करेगा, थोड़ा सा इन दोनों के बीच में कहीं पे, और ये जो आपका 5.28 है जैसे यहाँ पे था 5.28 ही था, तो फिर से वही हमारा देखा जाए तो हमारा आंसर कुल मिला के वहीं पे पोजीशन हमारी जो है फिर से सेंटर ऑफ मास की वहीं पे आ रही है, चाहे हम किसी भी मेथड से निकालें, यानी हम कोऑर्डिनेट्स अपने हम कहीं पे भी कंसीडर कर लें, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सवाल पे, जहां पे हमने ये जो शेप है ई वाला जो शेप लिया था, इसमें हमने इसको बीच में कंसीडर कर दिया था, ठीक। बीच में जब आप इसको कंसीडर करते हैं तो एक बेनिफिट ये हो जाता है कि हमको जो है एक तरीके से डबल कोऑर्डिनेट की जरूरत ही नहीं है, एक ही कोऑर्डिनेट से हमारा काम चल जाएगा। और जैसे हम पहले मेथड में आपको बताएंगे, सेकंड मेथड हमने वही अडॉप्ट किया है जिसमें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों निकालने की जरूरत पड़ी, लेकिन फर्स्ट मेथड हम आपको ऐसा बताएंगे जिसमें जो है केवल आपको एक ही एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। कैसे, तो हम दोनों को यहाँ पे देखते हैं। पहले हम ये वाला मेथड चलिए देखते हैं, जैसे अभी तक हमने ये दोनों मेथड लगाए हैं, इसी प्रकार के मेथड को चूंकि हमने यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, तो पहले हम इसको देखते हैं, उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए दोनों सवालों में सेम ये चीज़ सेम है, ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पे हम मास पर यूनिट एरिया निकाल रहे हैं, उसके बाद मास निकाल रहे हैं, मास पर यूनिट एरिया कंसीडर किया है, मास लिखा है, वो दोनों में सेम है। कहने का मतलब इसमें भी वही जगह आपकी रहेगी, मतलब ये जो शेप है फिर से जैसे ये दिया हुआ है, इसमें भी सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ जाएगा, दोनों के बीचों बीच में। अब ये चूंकि शेप भी बीच में आ गया तो देखिए ये 8 का आधा हो गया 4 और 2 का आधा हो गया 1, यानी यहाँ कहीं पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा इस वाले पोर्शन का ABCD का। ऐसे ही EFGH का जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा 2 का आधा हो गया 1, और 6 का आधा, ये 6 है तो 6 का आधा हो गया 3, यहाँ कहीं पे ये लाई करेगा। तो इसको अगर हम मान लेते हैं P तो, और इसको मान लेते हैं Q, तो इसके जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हम देखिए यहाँ इसको पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, बाकी से हमने कहा ये हिस्सा जो है कॉमन है, ध्यान रखिए। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये सेकंड मेथड हम मान लीजिए पहले सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर दें इसका, सेकंड मेथड को हम पहले अडॉप्ट कर रहे हैं। सेकंड मेथड क्योंकि ये मेथड वैसा ही है जैसा हमने सवाल पहले लगाए हैं दोनों में, इसीलिए पहले इसको देख लीजिए, समझिए चीज़ को समझना ज़्यादा आसान लगता है, ठीक। तो यहाँ पे फिर काम वही करना है हमको, जो है सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिखने हैं, कोऑर्डिनेट लिख लीजिए पहले। देखिए क्योंकि क्या हो जाएंगे, अगर इसको हम ओरिजिन ले रहे हैं, यहाँ पे हम देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वैसे ली है जैसे यहाँ पे ली थी, फिर से आप वही यहाँ पे भी ले सकते हो, इसी प्रकार से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे क्योंकि क्या हो जाएंगे, देखिए 3 ये है और इसका आधा यानी 1 और हो गया, तो 3 1 हो गया 4, तो एक्स कोऑर्डिनेट्स का हो गया 4, और वाई कोऑर्डिनेट यानी यहाँ से गैप ऊंचाई कितनी है, यानी हो गई 3, ठीक है। वाई एक्सिस पे गैप कितना हो गया, ऐसे यहाँ पे सीधे आपका जो है ये 4 ही आएगा, एक्स एक्सिस देखिए 4 पे ही आ रहा है, ठीक है ना। और वाई एक्सिस आपका हो गया ये कितना हो गया 6, ये है 1 ये हो गया 7 हो गया, ठीक है, समझेगा। और अब जो है हम फिर से वही फार्मूला लगा देंगे, एक्ससीएम लिख लीजिए, एक्ससीएम कितना हो जाएगा, एक्ससीएम हमारे पास आ जाएगा वही m1 x1, क्यों चलिए पहले लिखा था तो क्यों को चलिए लिख लीजिए, यही है क्यू का मास लिया तो इसका मास कितना है 12 सिग्मा है ना, इस वाले पोर्शन को मान लीजिए पहले लिख रहे हैं, तो या फार्मूला करके आप फार्मूला लिखना चाहो तो फार्मूला भी ऐसे बना सकते हो इसको, मास ऑफ क्यू है ना, क्यू वाले सेंटर ऑफ मास का इनटू इसका कोऑर्डिनेट्स एक्स का क्यू प्लस
मास ऑफ पी, इस टाइप से आप फार्मूला भी अपना बना सकते हो, दो ही हैं तो दो तक, और ये मास ऑफ क्यू प्लस मास ऑफ पी सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इसको आप ऐसे करके भी लिख सकते हो, वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू हो गई एम क्यू यानी कि 12, देखिए 6 गुणे 2 इंटू सिग्मा यानी 12 सिग्मा लिखा है, देखिए पीछे से वही चीज़ लिखी हुई है, कुछ अलग नहीं लिख रहे हैं, इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसका हो गया 4, ठीक। और उसके बाद जो है ये एम पी इसका था 16 सिग्मा 16 सिग्मा इंटू इसका जो कोऑर्डिनेट हमारे पास है वो है एक्स का, ये भी 4 ही है। बस यही चीज़ ध्यान, ये है बस यही डिफरेंस ही है दोनों में कि जहाँ पे हम साइड में ले रहे हैं बीचों बीच में ले रहे हैं, तो बीचों बीच में क्या हो जाएगा कि कोई एक कोऑर्डिनेट है, एक कोई एक्सिस आपकी होगी, एक कोऑर्डिनेट ऐसा होगा जो दोनों जगह कॉमन होगा। इसी वजह से क्या है कि हम दूसरा देखिए जो मेथड लगाएंगे उसमें हम उसी चीज़ को ही इग्नोर कर देंगे, कैंसिल कर देंगे कि हमको उसकी कैलकुलेशन की जरूरत ही ना पड़े। क्या है उसको देखेंगे हम। और ये हो गया 12 सिग्मा प्लस 16 सिग्मा, और हमारा ये आंसर आ जाएगा, देखिए कोई 28 अपॉन सिग्मा हो गया, तो ये 12 चौक 48 और 16 चौक 64, ये हमारा देखिए 12 चौक 48 हो गया, और ये हो गया 16 चौक 64 हो गया, सॉरी 64 यहाँ पर रहेगा, और ये अपॉन में 28 हो जाएगा। इनको आप अपना कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेशन के बाद कितनी आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 112 बटे ये आपका 28, ठीक है। 112 बटे 28 का मतलब आप सीधी सी बात समझ लीजिए, 28 चक्कू 112 होता है, तो आप इसको देख लीजिए, तो ये 4 ही आएगा। तो 4 वैसे भी आएगा, आप इस प्रकार से भी समझ सकते हो कि चूंकि दोनों पॉइंट जो हैं वर्टिकल लाइन पे एक साथ मैच कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सेंटर ऑफ मास यहीं पे ही कहीं अप्लाई करेगा, तो सीधी बात है, इसलिए वो 4 पे ही कहीं पे आएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद वाई एक्सिस का देख लीजिए, वाई सी एम आप निकालोगे तो फिर से वही, अब पूरा फार्मूला नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे देख लीजिए कि 12 सिग्मा इंटू वाई का कोऑर्डिनेट इंटू 3 हो गया प्लस 16 सिग्मा, और ये वाई का जो कोऑर्डिनेट है दूसरे का 7 और बटे फिर से वही 28 सिग्मा, ठीक है। ये सिग्मा सिग्मा दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा फिर से 12 3 36 16 7 112, तो ये दोनों आ जाएंगे आपके 148 बटे 128, सॉरी 28 केवल 28 रहेगा, और सिग्मा सिग्मा दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 128 बटे 28 हम सॉल्व कर चुके हैं, ये हमारा कितना आया था 5.28 पे ही आया था, ठीक है। तो हम फिर से अब इसको निकालें, कहाँ पे आएगा, पोजीशन कहाँ पे आएगी, थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये 4 मीटर, यानी ये 4 मीटर कहाँ पे हो गया, 4 मीटर का मतलब ये हो गया, ये 3 इतना हो गया और एक ये 4, यानी इस लाइन पे कहीं पे हमारा जो है, इस लाइन पे हमारा कहीं सेंटर ऑफ मास है। दूसरा वाई सी एम कहाँ हो गया, तो वाई सी एम 5.8, यानी इसको 5.28 चलेंगे, यानी यहाँ कहीं पे 6 ये हो गया, तो 5.28 यहीं पे लाई करेगा, तो हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। अंतर देखिए क्या आया दोनों में कि जैसे ही हमने जो है ये जो पोर्शन था, जो लगा हुआ पोर्शन था, उसको सेंटर पे लाए, तो जो सेंटर ऑफ मास है ये थोड़ा सा ये भी इधर की तरफ खिसक गया, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, अब दूसरे मेथड को देखिए, आंसर देखिए फिर से पोजीशन भैया ध्यान देखिए, पोजीशन हमको ध्यान देनी है। सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट्स हैं आप वाला लगाएंगे, देखिए यहाँ पे कुछ और देखिए 3.57 5.28, यहाँ पे देखिए 1.57 होगा, क्योंकि हम 2 मीटर उधर खिसक गए, यहाँ पे 2 मीटर, तो इसीलिए जो है आंसर क्या है कोऑर्डिनेट का 2 मीटर का है कम हो गया। वाई कोऑर्डिनेट इसमें जो हमने कोई एक्सेस में कोई डिफरेंस नहीं किया है, तो इसलिए वाई कोऑर्डिनेट में कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है, ठीक। अब इसको देखिए, इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं कि हम ये सारी बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल इतना कर रहे हैं कि हमको ये मालूम है, जैसे हमने पहले बताया कि इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे बीच में लाई करेगा, यानी 4 मीटर और 1 मीटर पे, यानी 4 और यहाँ यानी इसकी जहाँ पे जो पोजीशन होगी यहाँ से कितना होगा 7 पे होगा, ठीक है। और सॉरी यहाँ से जिसकी जगह होगी कितनी होगी 7 होगी, और इसका जो है हमको ये भी हमको मालूम है, इसके कोऑर्डिनेट जैसे 4 और 7 होंगे, और इसके कहीं से भी उससे मतलब ही नहीं कि हम कहाँ चल मान लीजिए कहीं से हम ओरिजिन वगैरह बना ही नहीं रहे हैं, उसको कुछ भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ये मालूम है कि एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है, ठीक है। दो जगह हमको ये मालूम है कि ये सेंटर ऑफ मास पी और क्यू की पोजीशन होगी, जो आपके इन पोर्शंस के सेंटर ऑफ मासेज हैं, ABCD के और EFG के। तो आप ये देखोगे कि ये जो शेप है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ हो गया, यहाँ का सेंटर ऑफ मास हो गया, यहाँ हो गया। अब आप ऐसे कंसीडर कर लीजिए कि एक बॉडी ऐसे रखी हुई है जिसका सेंटर ऑफ मास दो से, ये कह सकते हैं कि 2 पॉइंट रखे हुए हैं, ठीक है। अब उनके सेंटर ऑफ ये 2 पॉइंट हैं, एक का मास जो है ये हो गया 16 हो गया, एक का मास कितना हो गया 12 हो गया, सिग्मा लिखा था, चलो सिग्मा लिख लीजिए, ठीक है, समझने का। और इनकी जो है जो एक जो सेंटर ऑफ मास है, मान लीजिए यहाँ कहीं पे सेंटर ऑफ मास है, कहीं मान लीजिए यहाँ सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास से इसकी डिस्टेंस मान लीजिए कुछ है, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस कुछ है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो बैलेंसिंग वाली कंडीशन है, आपने फोर्सेज वाले में पढ़ा होगा कि जब हम बैलेंस वाली कंडीशन करते हैं, जहाँ से भी हम नाप रहे हैं, जैसे इसको अगर यहाँ से नाप रहे हैं, इसको अगर हम यहाँ से अगर नाप रहे हैं, ध्यान देखिएगा बात कि इसके जो जगह है, ये मान लीजिए यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कहीं दोनों के बीच में जो मिलाने वाली लाइन है कहीं पे लाई करेगा, अब मान लीजिए वो पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हम कहाँ पे, अब इसको मान लीजिए कैलकुलेशन हम अगर इधर से देखिए, हम इसको दोनों तरफ से नाप सकते हैं, इधर से भी और इधर से भी। इधर से अगर हम नापेंगे तो हो जाएगा इसका मास यानी 12 सिग्मा, ठीक है, और गुणे ये भी जो डिस्टेंस हमारी यहाँ से कंसीडर कर रहे हैं 12 सिग्मा, और ये जो डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 3, ठीक है, 12 सिग्मा गुणे 3, ठीक है। और फिर यहाँ से और उसके और यहाँ पे जो डिस्टेंस हो जाएगी तो ये हो जाएगी 12 फिर से जो है 16 सिग्मा गुणे 6 1 7,
ठीक है। तो अगर यहाँ से नीचे से अगर कंसीडर करेगा इसको बेस लाइन अगर मान के चलें तो जो हमारे सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन आएगी वो क्या आएगी, आप क्योंकि वाई ही है तो इसलिए हम केवल वाई सी हम निकालेंगे, एक्स को मालूम ये 4 पे ही आएगा, यही लाइन पे आएगा तो कुछ जरूरत ही नहीं, तो वो उस पोजीशन को ही वाई माने दे रहे हैं। तो अगर नीचे से अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो देखिए कितना आएगा, वो हमारा आ जाएगा, देखिए इसको ले रहे हैं 12 सिग्मा गुणे ये जो डिस्टेंस है इसकी, इस पॉइंट के सेंटर ऑफ मास की यहाँ से डिस्टेंस जो हमने कंसीडर किया है वो कितना है हमारे पास 3 प्लस इसको अगर हम लेते हैं इस वाले के लिए तो 16 और ये गुणा हो जाएगा 7, 16 सिग्मा गुणे 7 और ये जो हमारे पास आ जाएगा कैलकुलेशन प्लस 28 सिग्मा वो हमारा रहेगा पहले वाला, तो ये हमारे आ जाएगी 12 3 36 16 7 112 यानी फिर से वही 148/28 बराबर 5.28 मीटर। यानी अगर हम यहाँ से नाप रहे हैं, फिर से देखिए आंसर देखिए वही आंसर है जैसे पहले हमने निकाला था। तो यानी अगर हम यहाँ से नाप रहे हैं और क्योंकि मालूम को बीचों बीच में है तो बीच का हमको पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, वो सीधी बात है, इसको बीच लाइन नहीं कंसीडर लाई करेगा, तो हम देख रहे हैं कहाँ से आ गया, उतना ही आ गया 5.28। अब मान लीजिए ये बेस लाइन को हम रेफरेंस मान के बजाय जो है इसको रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, ये लाइन मान है यहाँ से नापे, तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं इसमें भी देखिए 2 मेथड आप कर सकते हो। तो दूसरा तरीका क्या होगा कि हम जब वाई सी एम निकालेंगे तो अगर यहाँ से नाप रहे हैं तो इसको जो है ये पॉइंट पहले वाला इसको ले तो 12 सिग्मा की जो डिस्टेंस लेंगे वो यहाँ से नापेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ तक कितनी होगी, ये 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 5 आ जाएगा, प्लस 16 की कितनी हो जाएगी, 16 सिग्मा इंटू ये एक ही है 1/28 सिग्मा, तो ये आंसर आपका कितना आ जाएगा 12 5 60 और ये 16 एकम 16 तो ये हो जाएगा 76/28। तो 76/28 आप देखेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, ये आपका 28 दूनी 56 और फिर 20 28 70 196 और फिर वही 40 तो लगभग 1 मीटर। तो आप देखोगे दोनों जगह से 5.28 नीचे से 5.28 आप देखोगे तो वो भी यहीं कहीं पे आएगा, ठीक है, लगभग 6 के नीचे। और जब आप 2.71 नापोगे तो देखो दोनों, देखिए आप देखो टोटल गैप ये कितना है, यही आपका 2 5 7 1 8 हो गया, यही है 6 2 8, ये तो टोटल लंबाई है ना, लगभग ये कितना यही आ जाएगा 8 आ गया दोनों का सम, तो आप इसको 2 मान लिख लीजिए क्योंकि लगभग में निकाला है। तो ये पूरी गैप कितना है, यहाँ से लेके 8 मीटर है, तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 मीटर। 8 मीटर मतलब क्या है, यहाँ से नापेंगे तो 5.28 है, इसको यहाँ से नापेंगे तो कितना है 2.72 है। तो कुल मिलाकर आप किसी भी मेथड से आप निकाल लीजिए, चाहे इस मेथड से, इस मेथड से, इस मेथड से, आपकी जो पोजीशन है सेंटर ऑफ मास की वही आ रही है। और आप अगर इसकी वर्टिकल की जगह बदल रहे हैं, इसको आप अगर बीचों बीच नहीं ले रहे हैं, तब भी जो है आप किसी भी मेथड से निकालेंगे पोजीशन वही आएगी। साथ में एक काम और कर सकते हैं, अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जिससे ये कहा जाए कि जैसे सर आपने अलग अलग कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, हमको सीधे सीधे सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस आर से ओरिजिन से ही निकालनी है, तो यहाँ से आर निकाल लीजिए, आर आप सेंटीमीटर किसी भी चाहे किसी में चाहे इसमें सब में वही क्या लग जाएगा √XCM² प्लस YCM² आप निकालेंगे। तो जो यहाँ से पोजीशन है यानी जो ओरिजिन आपने माना यहाँ से पोजीशन इसकी जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट है वो निकल आएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका यहाँ से निकल आएगा, ठीक है। तो आप इनमें से हमने आज आपको देखिए 2 सवाल दिए, दोनों में थोड़ा सा चेंजिंग किया और दोनों सवालों के लिए हमने 2 मेथड बताए हैं। आप किसी भी मेथड से एग्जाम में लगा सकते हैं, बस आपको वहाँ पे केवल कोऑर्डिनेट पता करने हैं। दूसरी चीज़ ध्यान रखना है कि अगर सिमेट्रिक शेप दिया हुआ है तो सिमेट्रिक शेप में जो सेंटर ऑफ मास होता है वो एक जगह पर लाई करता है, एक पॉइंट बीचों बीच में लाई करेगा। और मास अगर नहीं दिया हुआ है और इवनली डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है, अगर नहीं भी लिखा है तो आप कंसीडर कर सकते हैं अपनी तरफ से, तो हम वहाँ पे सरफेस डेंसिटी ले लेते हैं, मास सरफेस डेंसिटी ले लेते हैं उस, और वो फिर अलग अलग पोर्शंस का हम मास उसके साथ लिखते हैं। तो ये हमारा जो है कैलकुलेशन हो गया। एक नई प्रकार की आकृति का हमने सेंटर ऑफ मास निकाला है। पिछली बार डिफरेंट टाइप की थी, इस बार आकृति हमने बदल दी है। अगली बार सेंटर ऑफ मास किसी और आकृति का हम निकालेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।